वेलकम टू अरियंत। हमारा चैप्टर चल रहा था साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या उसकी मृत्यु होना। उसका हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। आज हमने कुछ विशिष्ट मदों के बारे में बात कही थी कि अगर हमारे पास जो किसी साझेदार की मृत्यु होती है या अवकाश ग्रहण करता है तो उसके समायोजन करते वक्त इतने सारे समायोजन पढ़े थे हमने कि प्रॉफिट का समायोजन करेंगे, गुडविल का समायोजन करेंगे, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, अविभाजित लाभ या जो हानि होती है उनको विभाजित करते हैं, और एक साझेदार जब फर्म में से जाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें लेके जाएगा, यानी हम उनको किन किन चीज़ों का भुगतान करेंगे और उसमें से क्या क्या चीज़ें कम करेंगे। फिर जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो हम पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं। तो पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके पड़े थे हमने कि एक साथ पेमेंट कर दें, लमसम पेमेंट कर दें, या फिर उसकी राशि का भुगतान किस्तों में कर दें। इनका समायोजन करने के बाद ये सारे समायोजन हम पढ़ चुके थे। लास्ट सेशन में हमने बात कही थी कि कुछ खास हमें विशिष्ट मदों की गणना करनी पड़ती है, और उन विशिष्ट मदों में हम एक मद पढ़ चुके थे कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो रही है साल के मध्य में तो वो जितने दिन रहेगा फर्म में उतने दिन का लाभ या हानि उसको देना पड़ेगा। तो हम इस चीज का बात कर चुके थे कि उतने दिन का समायोजन हम दो आधार पे करते हैं। एक तो लाभों के आधार पर, लाभ जो दे रहे हैं वो औसत लाभों के आधार पे दे रहे हैं अपन, पिछले सालों के लाभों के आधार पे दे रहे हैं, या फिर किसके आधार पे दे रहे हैं अपन, विक्रय के आधार पे दे रहे हैं। तो पिछले साल के लाभ अगर हमारे पास हैं तो उनके आधार पर या फिर विक्रय के आधार पर अपन उसका भुगतान करते हैं। अगर साल के बीच में वो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या डेथ हो रही है तो जितने दिन वो फर्म में रहेगा उतने दिन का हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा भुगतान करना पड़ेगा। 6 महीने रहा है तो 6 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 5 महीने रहा है तो 5 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। जो भी देना पड़ेगा उसकी गणना हम औसत लाभ के आधार पर या विक्रय के आधार पर कर सकते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है और मृत्यु होती है तो उस मृत्यु होने के केस में फर्म को उसको भुगतान करना पड़ेगा, और फर्म उसके लिए एक अलग से कंडीशन रखती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना। अगर फर्म को पता है कि अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो गई और डेथ होने के पश्चात उसके घर वालों के, उसके उत्तराधिकारी को फर्म को भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान में हमने कहा कि उसकी जो पूंजी लगी हुई है वो देनी पड़ेगी, पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा, उसकी जो सैलरी है वो सैलरी देनी पड़ेगी, आज तक का उसका जो प्रॉफिट है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा फर्म की संपत्ति और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया उसका जो लाभ हो रहा है वो उसको भुगतान करना पड़ेगा। अतिरिक्त चीजों में हमारे पास ये सारी चीजें जोड़ी जाती है और फिर हम किसी पार्टनर का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। इस भुगतान के लिए फर्म एक फंड अरेंज करती है और उस फंड का अरेंजमेंट करने के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी जैसी स्थिति को सामने लाया जाता है। अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाली स्थिति क्या होती है, एक व्यक्ति ये जानता है कि अचानक उसकी डेथ हो जाए तो उसके घर वाले कैसे सर्वाइव करेंगे। उसके लिए वो एक लाइफ पॉलिसी ले लेता है कि मेरी डेथ के बाद जो पैसा पॉलिसी कंपनी से मिलेगा, LIC कंपनी से मिलेगा, मेरे घर वालों के काम आएगा। ऐसे कैसे ही फर्म भी अपने पार्टनर्स का इंश्योरेंस करवा लेती है। पार्टनर का इंश्योरेंस करवाने पर किसी पार्टनर की अगर मृत्यु होगी तो हमें पार्टनर्स की पॉलिसी का पैसा फर्म को मिल जाएगा और फर्म उस पैसे से पार्टनर को भुगतान कर देगी। इस वजह से फर्म अपने पास उसका अरेंजमेंट करके रखती है, यानी फर्म के पार्टनर्स का बीमा करवा के रखती है। ये बीमा दो तरह से हो सकता है, जितने पार्टनर हैं सबका बीमा संयुक्त रूप से एक ही लिया जाए, यानी हम हर पार्टनर्स का इंश्योरेंस अलग अलग नहीं कर रहे, हम हर पार्टनर्स का इंश्योरेंस जो कर रहे हैं वो कंबाइंड कर रहे हैं। तो अगर किसी पार्टनर का इंश्योरेंस करवा रखा है एक पार्टनर का तो भी हो सकता है, अलग अलग पार्टनर जितने पार्टनर हैं सबका इंश्योरेंस हो सकता है, या सब पार्टनर का मिलाकर भी क्या कर सकते हैं, अपन इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास स्थिति ये हो सकती है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर का एक ही बीमा ले लिया जाएगा। ठीक है, उसका फायदा किसी भी पार्टनर की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी से भुगतान, LIC का, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, जो भी हम बोले, उसका बीमा करवा
रखा है तो उसका पैसा LIC कंपनी से प्राप्त हो जाएगा और उस भुगतान को इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, भविष्य में अपने पार्टनर्स को पेमेंट करने में यूज कर सकती है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जितने भी साझेदार हैं फर्म द्वारा, बीमा कौन ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बीमा फर्म ले रही है, ठीक है। पार्टनर अपनी जेब से प्रीमियम नहीं भुगतान कर रहा, उसका भुगतान फर्म कर रही है। तो बीमा जो करवा रही है वो कौन करवा रही है, फर्म करवा रही है। और समस्त साझेदारों का सामूहिक रूप से जीवन बीमा करवा रहे हैं। जितने भी पार्टनर हैं उतने पार्टनर्स का हम क्या करवा रहे हैं, सामूहिक रूप से बीमा करवा रहे हैं। तो ये जो सामूहिक रूप से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है उसे बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा प्रीमियम। इस पॉलिसी में भुगतान निम्न में से किसी एक घटना के घटने से पहले कर दिया जाता है। अब ये एक घटना क्या है, फर्म की पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फर्म की जो पॉलिसी होती है, यानी ये जो लाइफ पॉलिसी होती है, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की। एक व्यक्ति जो लाइफ इंश्योरेंस करवाता है उसके वक्त लाइफ का इंश्योरेंस कितना भी किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। यानी अगर आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाओगे तब भी लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, 50 लाख का इंश्योरेंस करवाओगे तब भी लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा। एक व्यक्ति चाहे जितनी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है, क्योंकि लाइफ अनमोल होती है और अनमोल, अगर जीवन अनमोल है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, तो आप जितना चाहें उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन प्रीमियम आपको भरनी है, तो यानी फर्म को भरनी है यहाँ पर, तो फिर जितना फर्म प्रीमियम दे सकती है उस हिसाब से फर्म साझेदारों का बीमा करवाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर बीमा करवा लिया तो उसका फायदा क्या, किसी साझेदार की मृत्यु होगी तब भी बीमा कंपनी से पैसा मिल जाएगा। अगर पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है, जैसे 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 12 साल है, जितने साल के लिए पॉलिसी करवाई है, वो पॉलिसी जब मैच्योर्ड हो जाएगी, यानी वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तब भी बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों स्थितियां हैं हमारे पास जब आपको बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाता है। अगर पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है, परिपक्व हो रही है, उसकी अवधि पूर्ण हो रही है, तब भी आपको बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाएगा। और अगर पॉलिसी ली जिस साझेदार की है, उन साझेदारों में से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब भी बीमा कंपनी से पॉलिसी का पैसा प्राप्त हो जाता है। हमारे पास आती है कि पॉलिसी तो हमने ले ली, लेकिन उसको हम अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी लेने के 2 तरीके हैं। पहला, जितने भी साझेदार हैं उनकी संयुक्त पॉलिसी ली। हमने सामूहिक रूप से अभी एक ही पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि जितने भी पार्टनर हैं उन सबकी पॉलिसी अलग अलग नहीं लेकर एक ही पॉलिसी ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास चाहें तो हर पार्टनर की पॉलिसी अलग अलग भी ली जा सकती है। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉलिसी एक ही है जितने भी साझेदार हैं उनकी। तो जितने भी साझेदार उनकी पॉलिसी अगर एक ही है तो एक साझेदार की मृत्यु होने पर भी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। ऐसा नहीं सारे साझेदारों की मृत्यु होगी तभी पॉलिसी मैच्योर होगी। एक साझेदार की मृत्यु होगी तब भी पॉलिसी क्या मान ली जाएगी, आपकी पूर्ण मान ली जाएगी और बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम बात कि ये जो हमने बात कही कि हम अकाउंटिंग रखने वाले हैं, हम लेखा करने वाले हैं, तो बीमा कंपनी पॉलिसी का बीमा जो करवा रही है उस पॉलिसी का बीमा का लेखा कैसे करते हैं। तो जो पॉलिसी करवाई है हमने, वो पॉलिसी हमने कह दिया संयुक्त पॉलिसी, यानी कि एक ही पॉलिसी है। उसका जब बुक्स में लेखा करेंगे तो हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रीमियम चुकाई जाती है, फर्म जो प्रीमियम चुकाएगी, यहाँ बीमा फर्म करवा रही है इसलिए प्रीमियम भी फर्म चुकाएगी और जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो भी फर्म को मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो फर्म ने प्रीमियम चुकाई है उस प्रीमियम को हम खर्चा माने या एज ए इन्वेस्टमेंट विनियोग माने। ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट के हिसाब से हम लेखांकन कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग का मेथड अपनाया जाएगा उसी के हिसाब से बुक्स में एंट्रीज की जाएगी। तो हम अभी फिलहाल फर्स्ट पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि जब जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाएंगे तो उसको एक खर्चा माना जाएगा। प्रीमियम को क्या माना जा रहा है, आपका खर्चा माना जा रहा है। अगर प्रीमियम को खर्चा माना जा रहा है तो फिर प्रीमियम का जो खर्चा हो रहा है आपका, उस खर्चे को आप जानते ही हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, यानी खर्चे सारे होते हैं वो लाभानी खाते में से अप्लिकेट किए जाते हैं। तो जितनी प्रीमियम चुकाओगे उतनी प्रीमियम को 31 मार्च को जब हम खाते बंद करते हैं तो उस खाते को, उस हानि को हम खर्चा मान रहे हैं, और खर्चा मान रहे हैं तो खर्चा लाभानी खाते से क्या करा जाएगा, चार्ज किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो जो भी प्रीमियम चुका रहे हो उतनी प्रीमियम हम P&L में डालेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो,
फर्म की पुस्तकों में अगर संयुक्त बीमा जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता है आपके पास, तो उस कंडीशन में प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है, और व्यापारिक व्यय माना जाएगा तो इस व्यापारिक व्यय के खाते को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री से समझ लेते हैं कि क्या किस तरह से एंट्री होती है हमारी। तो पहली एंट्री हमारे पास कि अगर आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हो, प्रीमियम, और प्रीमियम हर साल चुकाएंगे जितने साल की पॉलिसी ले रखी है। प्रीमियम अगर पॉलिसी आपने 10 साल की ले रखी है तो 10 साल तक आपको प्रीमियम चुकानी पड़ेगी। इन 10 साल के बीच में अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी की पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी और हमें भुगतान प्राप्त हो जाएगा। और 10 साल में अगर किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हुई तो इंश्योरेंस कंपनी 10 साल बाद भी पूरा पैसा वापस विद इंटरेस्ट विद प्रीमियम आपको पेमेंट कर देती है। तो दोनों तरीके हैं भुगतान प्राप्त करने के। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे साझेदार की अगर मृत्यु हो रही है और मृत्यु होने पर बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हो जाता है तो हम उसका क्या करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं और खर्चा प्रतिवर्ष भुगतान होगा। तो प्रतिवर्ष भुगतान होगा तो हर साल प्रीमियम को चुकाएंगे। चुकाने की एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। खर्चा है और खर्चे डेबिट होते हैं हमारे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा और पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। जितना प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है उतनी राशि से हम ये एंट्री करेंगे। प्रीमियम को खर्चा बता चुके हैं और खर्चे हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो लाभ हानि खाते में अगर खर्चों को ट्रांसफर करेंगे तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की प्रीमियम है वो प्रीमियम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करी जाएगी, जिसकी क्या प्रविष्टि करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और जो प्रीमियम अकाउंट आपने डेबिट किया था राइट ऑफ करने के लिए, वो प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जितना अमाउंट हमने फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया है, यानी जितना यहाँ प्रीमियम चुकाया है उतना ही अमाउंट हम यहाँ लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते हैं। यानी आपने अगर 10,000 रुपए की प्रीमियम चुकाई है तो लाभ हानि खाते में 10,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। तो ये दो एंट्री आपकी हर साल होगी जितने साल तक आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन कि अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है किसी साल, तो मृत्यु हो जाएगी तो फिर उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी का पैसा प्राप्त हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी से बीमा राशि की प्राप्त होगा। तो फिर हमारे लिए पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश आएगा तो कैश को डेबिट ही करेंगे, बैंक डेबिट। और पैसा कई चीज का आ रहा है हमारे पास, लाइफ पॉलिसी का, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ अमाउंट जो आएगी वो पॉलिसी की अमाउंट आएगी कि आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो बीमा कंपनी से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी आपने 10 लाख की ले रखी है तो बीमा कंपनी से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा पॉलिसी की राशि, कितनी राशि प्राप्त हो रही है। जितनी राशि पॉलिसी की है वो मैच्योरिटी पर या डेथ पर आपको मिल जाती है। ये जो पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हुआ है आपका, इस पॉलिसी को हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे और बांटने के लिए हमारे पास जो अनुपात यूज किया जाएगा वो लाभ हानि अनुपात यूज किया जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है कि जो पॉलिसी की राशि हमारे पास प्राप्त हुई है वो सभी साझेदारों को उनके बीच उनके लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। तो हमने लाइफ पॉलिसी अकाउंट यहाँ क्रेडिट कर रखा है, जब अपन बांटेंगे तो उतनी अमाउंट से पहले ये अकाउंट डेबिट होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और ऑल पार्टनर में डेथ पार्टनर भी आ गया, रिमेनिंग पार्टनर भी आ गए। ऑल पार्टनर इस पॉलिसी को बांटेंगे और अनुपात जो लेंगे अपन वो कौन सा लेंगे, लाभ हानि अनुपात। उस लाभ हानि अनुपात में इसको बांटा जाएगा। तो जितनी पॉलिसी की अमाउंट आपको प्राप्त हो रही है वो पूरी की पूरी अमाउंट हम साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो ये तरीका होता है हमारे पास कि अगर प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन जो हम लेके चल रहे हैं कि प्रीमियम को खर्चा माना और वो खर्चा आप लाभ हानि खाते में क्या कर देंगे, अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो जितना खर्चा हो रहा है उतना खर्चा आपके लिए हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होने के बाद उसको हम जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा और उस पैसे को पार्टनर्स आपस में लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे।
ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई जब प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं। सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं अपन। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास कि अगर हम प्रीमियम को खर्चा नहीं मानकर क्या मान रहे हैं, संपत्ति मान रहे हैं। ये संपत्ति भी बोल सकते हो और विनियोग भी बोल सकते हैं। यह सवाल पे डिपेंड करेगा आपको कि सवाल में विनियोग बोल रखा है या सवाल में संपत्ति बोल रखा है। दोनों का अर्थ एक ही है कि हम उसे संपत्ति मान रहे हैं, हम उसे एसेट्स मान रहे हैं। अगर एसेट्स मान रहे हैं तो फिर ये एसेट बैलेंस शीट में भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति को कहाँ दिखाते हैं अपन, चिट्ठे में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि हम पॉलिसी का कौन सा मूल्य बैलेंस शीट में दिखाएं, प्रीमियम अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट या कौन सी अमाउंट। तो हमारे पास तीसरी चीज निकल के आती है, ना हम प्रीमियम को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना हम पॉलिसी अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं समर्पण मूल्य। अभी समर्पण मूल्य क्या है, अगर पॉलिसी को उसका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले बंद कर दिया जाए। यानी पॉलिसी ले ली आपने 10 साल की और आप 2 साल 3 साल प्रीमियम चुकाने के बाद इस पॉलिसी को बंद कर रहे हो, तो अगर साल के बीच में या आपने जो पॉलिसी का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को खत्म होने से पहले पॉलिसी को बंद करना चाहते हो, तो बीमा कंपनी आपको कितना भुगतान करेगी। पूरा पॉलिसी का अमाउंट तो नहीं दे सकती क्योंकि बीच में आप बंद कर रहे हो। तो अगर आप बीच में पॉलिसी को बंद कर रहे हो और बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त हो सकती है वो राशि कहलाएगी आपकी समर्पण मूल्य। यानी पॉलिसी का समर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो सरेंडर करने की वजह से हमें जो पैसा प्राप्त होगा इंश्योरेंस कंपनी से वो मूल्य क्या कहलाएगा, आपका समर्पण मूल्य। तो जब अपन संपत्ति को विनियोग मान रहे हैं तो उस कंडीशन में, संपत्ति मान रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें समर्पण मूल्य का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जरा देखो उधर, सबसे पहले जो प्रीमियम की राशि का भुगतान कर रहे हैं अपन उसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते में डेबिट करके बैंक खाते को क्रेडिट करेंगे। यानी प्रीमियम जो चुका रहे हैं, प्रीमियम चुकाया उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा उसके समर्पण मूल्य से कि साल के अंत में समर्पण मूल्य कितना है, यानी 1 साल बाद कितना है, 2 साल बाद कितना है, 3 साल बाद कितना है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो समर्पण मूल्य जितना है उससे अधिक जो प्रीमियम चुकाया आपने वो क्या कहलाएगी, आपकी हानि। और उस हानि को अपन P&L खाते में क्या कर देंगे, हस्तांतरण कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। समर्पण मूल्य जो बचा आपका, जो बचेगा उसको अपन विनियोग मान रहे हैं, संपत्ति मान रहे हैं, इसलिए प्रतिवर्ष के चट्टा जो बनाओगे, बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको दर्शा दिया जाएगा। एंट्री करके समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहली एंट्री होगी प्रीमियम चुकाने की आपके पास। प्रीमियम को अपन यहाँ पे संपत्ति मान रहे हैं, यदि प्रीमियम चुकाएंगे तो ये भी ध्यान रखना कि प्रीमियम जितनी चुका रहे हैं उसको हम संपत्ति मान रहे हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में किस प्राइस पे जाएगा, अभी यार बताया, समर्पण मूल्य पे जाएगा। तो प्रीमियम चुकाने की एंट्री होगी वही ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जितनी प्रीमियम चुका रहे हो उतनी। सेकेंड एंट्री है हमारे पास कि प्रीमियम को जो हमने चुकाया है उसमें हम P&L में हानि को ट्रांसफर करेंगे। तो अभी आज बताया था कि जितनी प्रीमियम चुका रहे हैं उस प्रीमियम में से हमारे पास समर्पण मूल्य को घटाएंगे और जो मूल्य बचेगा, जो हानि बचेगी, उसको आप P&L में ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमें एग्जांपल मान लेते कि हमने प्रीमियम जो चुकाई वो 10,000 रुपये चुकाई। 1 साल की प्रीमियम कितनी चुका रहे हैं अपन, पहले साल की 10,000 है। 1 साल बाद जब अपन ये मान के चलें कि पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा तो बीमा कंपनी से कितना पैसा प्राप्त होगा। तो बीमा कंपनी कह रही है हम 7,000 रुपये ही आपको देंगे। ये 7,000 रुपये आपका समर्पण मूल्य है, यानी 1 साल बाद अगर पॉलिसी को बंद कर दिया जाए तो 7,000 मिलेंगे। तो प्रीमियम 10,000 चुका है लेकिन रिफंड जो हो रहा है वो 7,000 हो रहा है, तो हमें 3,000 का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ये नुकसान जो 3,000 रुपये का दिख रहा है हमें, ये हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा आपका, और ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी आपकी 3,000 रुपये से। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री। अब आपके पास आते हैं कि अगर पॉलिसी वापस मैच्योर्ड हो जाती है हमारी, यानी हमारे पास पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाए या किसी बीमित पार्टनर्स की डेथ हो जाए, तो बीमा कंपनी से हमें पैसा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होगा तो अपनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट। अब यहाँ जो अमाउंट आएगी वो कौन सी अमाउंट आएगी, आपकी पॉलिसी अमाउंट। आपने कितने का इंश्योरेंस करवा रखा है, बीमा कंपनी आपको उतना ही भुगतान करेगी। इस भुगतान के बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो भी शेष बचेगा, यानी ये जो पॉलिसी राशि होगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाने उस खाते का जो भी शेष बचेगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
यहाँ पे ये नहीं कह रहा मैं कि जितनी पॉलिसी की अमाउंट है उतना ही ट्रांसफर होगा, नहीं, आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि जिस साल डेथ हो रही है उस साल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का बैलेंस क्या चल रहा है, और जो बैलेंस चल रहा है उसमें से हम पॉलिसी का अमाउंट घटाएंगे और शेष राशि को पार्टनर्स में बांटेंगे। तो ये शेष राशि आपको निकालनी पड़ेगी। बांटने की एंट्री तो वही है हमारे पास, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ऑल पार्टनर बांटेंगे, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, आपके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पूरी अमाउंट नहीं बट रही, आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाकर जो शेष अमाउंट बचेगी उसको बांटना है। उसके लिए भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शेष निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास कि अगर पॉलिसी की राशि का जब प्रीमियम है हम उस प्रीमियम को संपत्ति मान रहे हैं, ये तो हमने पहले ही माना था बिहार सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास कि हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए एक संचय खाता भी बनाया जाएगा। ये संचय खाता क्या आ गया भाई? संचय खाता ये है हमारे पास कि जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हानि जो हो रही है हमारी, उस हानि को हम P&L में ट्रांसफर कर रहे थे यहाँ पे। अब हम कह रहे हैं P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस हानि के लिए एक हम संचय रिजर्व बना के रखेंगे। उस रिजर्व में से इस हानि को क्या करेंगे, अप्लीकेट करेंगे। यानी 10,000 रुपए है, प्रीमियम चुकाई अपन ने, समर्पण मूल्य 7,000 रुपए हुआ, तो 7,000 रुपए समर्पण मूल्य बनने के बाद हमारे पास 3,000 की हानि हुई थी। हानि के लिए, हानि को अप्लीकेट करने के लिए हम एक संचय खाता बना रहे हैं और उस संचय खाते को वो नाम दे रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो ये आपके पास संचय अकाउंट जो बनता है आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाते से तैयार करते हैं। तो संचय खाता भी कहां से तैयार होगा, आपका लाभ हानि नियोजन खाते से तैयार होगा। दूसरी बात, संचय में अमाउंट कितनी आएगी सर, तो ज्वाइंट आपके पास जो रिजर्व अकाउंट है वो रिजर्व अकाउंट में उतने अमाउंट से तैयार होगा जितनी आप प्रीमियम चुका दो। यानी आप 10,000 की प्रीमियम चुकाओगे तो रिजर्व अकाउंट भी कितने से खुलेगा, आपका 10,000 से खुलेगा। अगर आप 20,000 की प्रीमियम चुका रहे हो तो रिजर्व अकाउंट जो बनाया जाएगा वो भी कितने से बनाया जाएगा, 20,000 से बनाया जाएगा। हानि जितनी भी होगी उसको अप्लीकेट करते जाएंगे हम उससे। तो दिखा हुआ देखो, प्रीमियम के बराबर की राशि, जितनी प्रीमियम की राशि है उससे लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से एक संयुक्त बीमा पॉलिसी संचय खाता बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ हमें एक रिजर्व अकाउंट तैयार करना है। जितनी प्रीमियम चुकाएंगे उतनी अमाउंट से क्या तैयार हो जाएगा, आपका रिजर्व अकाउंट तैयार हो जाएगा। प्रीमियम से जितनी राशि अधिक चुका रहे हो आप, उस राशि का समायोजन कौन से अकाउंट से करेंगे, हम संचय अकाउंट से किया जाएगा। और जब तक ये अकाउंट बंद नहीं होंगे तब तक आपके पास दोनों अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये दोनों चिट्ठे में दिखाएंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो है आपका वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आएगा, और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी संचय खाता है ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है। सवाल में आपको ध्यान रखना है कि दोनों अकाउंट वहीं खुलेंगे। तो एक तो लायबिलिटीज रिजर्व अकाउंट जो होगा वो लायबिलिटीज में आएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो आएगा वो किस में आएगा, आपका एसेट साइड में आएगा। किस मूल्य पे आएगा, सरेंडर वैल्यू पे आएगा, समर्पण मूल्य पे आएगा। अभी अपन सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन कि आपके पास जो पॉलिसी की अमाउंट है उसके लिए हम एंट्री क्या करने वाले हैं। तो पहली एंट्री तो हमारी वो की वही होने वाली है कि प्रीमियम चुका रहे हो आप और प्रीमियम का भुगतान हर साल करते हैं, तो ये एंट्री हर साल होने वाली है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा और कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई भी पेमेंट होता है कैश करेंगे तो कैश में, और चेक से करेंगे या ऑनलाइन करेंगे तो बैंक से। तो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम बना लिया अपन ने, प्रीमियम चुका दिया, अब रिजर्व का निर्माण करो। रिजर्व बनाएंगे और रिजर्व कौन से अकाउंट से बना देते हैं अपन, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो बना रहे हैं रिजर्व अकाउंट, वो कौन से अकाउंट से बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, ये आपको लिए ध्यान रखने वाली बात है। कौन सा अकाउंट खुल गया आपका, रिजर्व अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे। और कितनी अमाउंट से खुलेगा, जितनी प्रीमियम चुका रहे हैं उतनी ही अमाउंट से रिजर्व बनेगा। 10,000 की प्रीमियम चुका रहे हैं तो रिजर्व भी कितने से खुलेगा, आपका 10,000 से खुलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कि रिजर्व का अकाउंट खोल लिया। रिजर्व किस लिए खोला था अपने, कि जो हानि होने वाली है, 10,000 का प्रीमियम चुका रहे हैं, समर्पण मूल्य 7,000 तैयार हो रहा है, तो हानि 3,000 की हो रही है। उस हानि को राइट ऑफ करने के लिए हमने संचय अकाउंट खोला है। तो अब राइट ऑफ करने की एंट्री भी संचय अकाउंट से होगी। तो ये कह रहा है कि समर्पण मूल्य और प्रीमियम की राशि का जो अंतर आएगा उसका समायोजन क्या करेंगे, तो उसका समायोजन हम कर रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से डेबिट हो रहा है
और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर वो हानि की अमाउंट आएगी जो आपको हानि नजर आ रही है। तो हानि मैंने एक एग्जांपल से समझा रखा है, जैसे हम मान के चल रहे थे कि 3000 की हानि हो रही है, तो ये एनटीपी कितने अमाउंट से हो जाएगी आपकी, 3000 से हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास समय पर मूल्य होना चाहिए, प्रीमियम चुकाया, कितना कम चुकाया, कितने की हानि हो रही है, वो हानि हमें रिजर्व अकाउंट से ट्रांसफर करनी है। दोनों एंट्री में खास अंतर ये आ रहा है कि पहले यहाँ P&L लिखा था, अब P&L की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, रिजर्व लिख रहे हैं। दोनों में से इतना सा अंतर है हमारे पास, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि रिजर्व अकाउंट मेंटेन करा तो रिजर्व से राइट ऑफ होगा, P&L अकाउंट अगर रिजर्व अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो P&L अकाउंट से राइट ऑफ होगा। अब आपके पास आता है कि हमने रिजर्व बना लिया, हमने हानि को एप्लीकेट कर लिया, तो ये 3 एंट्री तो आपकी हर साल होगी। पहले आप प्रीमियम चुकाने की, दूसरा रिजर्व तैयार करने की, और तीसरा जो हानि होगी उसको P&L से रिजर्व अकाउंट से हस्तांतरण करने की, ट्रांसफर करने की। अब आते हैं मन कि अगर पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई आपकी, यानी कि आपके पास संचय कहते हैं जिस साल पार्टनर की डेथ हो गई उस साल क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो रिजर्व अकाउंट खुला हुआ है वो वापस से बंद करेंगे और बंद करके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास जो रिजर्व अकाउंट खोल रखा है आपने, उसका शेष देखना पड़ेगा कि रिजर्व अकाउंट का शेष क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपका रिजर्व अकाउंट चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नहीं मिलता है, और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट होता है वो संपत्ति पक्ष में मिलता है, यानी एक का डेबिट बैलेंस होगा, एक का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, उस क्रेडिट बैलेंस को अपन पॉलिसी अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते वक्त रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपका क्रेडिट है तो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जितना रिजर्व है उतना ही अमाउंट से डेबिट करके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे रिजर्व अमाउंट पर ध्यान रखना है कि रिजर्व में कितना अमाउंट से खाता खुला हुआ है, जितनी अमाउंट से खाता खुला हुआ है उतनी अमाउंट से ये रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद बीमा कंपनी से जो हमें राशि प्राप्त हो रही है उसकी एंट्री कर रहे हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके पास जितना पॉलिसी का पैसा मिलेगा उतनी अमाउंट से करेंगे। फिर उसके बाद हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बंद करेंगे, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाता बंद करने पर आपके पास जो बैलेंस आएगा वो पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर्स में सारे पार्टनर आ गए, जिसकी डेथ हुई उसका भी नाम आ गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी आ गए, यानी सारे पार्टनर लाभ इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को अपने लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। और यहाँ अमाउंट हम पॉलिसी के अमाउंट नहीं लिख रहे, यहाँ हमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो बनाओगे आप, उस अकाउंट का जो भी शेष बचेगा आपका, वो शेष आपको पार्टनर्स में बांटना है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना पड़ रहा है पहले, फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाने के बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का शेष निकालेंगे लास्ट में, फिर जो शेष बचेगा वो पार्टनर्स को बांटना है। अभी एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे अपन। तो ये सारी एंट्रीज आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझ पाएंगे। तो पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर अपन ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमारे भाई एग्जांपल क्या दे रखा है, देखो, एक्स, वाई और जेड 5, 3, 2 में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार हैं। 2017 में एक पॉलिसी 6 लाख रुपए की ले रखी है और संयुक्त पॉलिसी ले रखी है, यानी तीनों पार्टनर की मिलाकर 6 लाख की पॉलिसी ली है हमने। वार्षिक प्रीमियम 36,000 रुपए है आपका। हर साल प्रीमियम कितना चुकाने वाले हैं अपन, 36,000 रुपए, और 31 मई को चुकाते हैं। इसका समापन मूल्य प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बता रहा है आपको, कि यानी यहाँ पे हम अकाउंटिंग जो रख रहे हैं वो 31 दिसंबर को बंद कर रहे हैं। अप्रैल टू मार्च तो होती है हमारे स्पेशली क्वेश्चन में, एक हमने 31 दिसंबर रखी है। तो जरा देखो, आपके पास वर्ष 2017 का समापन मूल्य क्या बताया आपको, 0 समापन मूल्य बताया था। अभी आज मैंने सरेंडर्ड वैल्यू, यानी अगर पॉलिसी को बंद कर दिया जाए तो कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होगा। तो 2017 में अगर हम प्रीमियम चुका रहे हैं 30,000 रुपए की, 36,000 रुपए की, सॉरी 36,000 की प्रीमियम चुका रहे हैं, लेकिन 2017 में समापन मूल्य क्या रहेगा आपका, 0। यानी 1 साल बाद ही अगर पॉलिसी को बंद करते हैं तो बीमा कंपनी कोई अमाउंट आपको रिफंड नहीं करेगी। 2 साल बाद रिफंड कर रहे हैं बीमा कंपनी से तो 10,800 रुपये बीमा कंपनी दे सकती है। 3 साल बाद अगर बीमा कंपनी से रिफंड मांगेंगे तो 24,000 रुपये दे सकती है, और 2020 तक यानी कि चौथे साल में 43,200 दे सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रीमियम चुकाते जाओगे आपकी सरेंडर वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिलहाल आपके पास सवाल में लिखा है कि 15 मार्च 2020 को साझेदार की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आपके पास निम्नलिखित परिस्थितियों में ये मानते हुए कि 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं, आपको खाते बनाने हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है मेन, तो बाकी सब सवाल बताएगा। हमने 3 परिस्थितियां बताई थी कि प्रीमियम को खर्चा माना जाए, प्रीमियम को विनियोग माना जाए,
प्रीमियम को विनियोग के साथ साथ आपको पॉलिसी संचय खाता बनाया जाए। ये 3 क्वेश्चन है, अलग अलग सवाल बताएगा हमें कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करना है, तो हमारे पास सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो फिलहाल पहला पॉइंट लेते हैं कि अपन प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं, व्यापारिक व्यय मान रहे हैं। तो जितना खर्चा मानेंगे यानी जितनी प्रीमियम चुका रहे हो खर्चा है तो पूरी P&L में चल जाएगी। उस केस में आपको समर्पण मूल्य की जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस अगर अप्लाई कर रहे हो आप कि हम प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं तो फर्स्ट केस के हिसाब से हमें समर्पण मूल्य की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके पास कि अगर हम प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं तो जरा देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट खोल रखा है हमने टू बैंक, 36,000 रुपये चुका है। पूरे 36,000 बिजनेस का खर्चा है जो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम अकाउंट पूरा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, 36,000 रुपये, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इधर का टोटल भी 36,000, इधर का टोटल भी 36,000, शेष 0 हो जाएगा। फिर अगले साल फिर प्रीमियम चुकाओगे आप 36,000 रुपये की, फिर 36,000 रुपये की प्रीमियम चुकाई आपने, फिर 36,000 की प्रीमियम को किसमें ट्रांसफर कर दिया आपने P&L में। हर साल जब तक किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती या पॉलिसी मैच्योर्ड नहीं हो जाती, हर साल आप प्रीमियम चुकाओगे और हर साल एंट्री कर रहे हैं अपन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 31 दिसंबर को हम वापस से इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। 31 दिसंबर को प्रॉफिट 36,000 आपका P&L में चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। जितना प्रीमियम चुका रहे हैं उतना ही P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। 36,000 के बाद अब लास्ट ईयर आपका कि 2020 में पार्टनर की डेथ हुई थी, मई में हमने P&L में 36,000 का भुगतान कर दिया और ये आपका 36,000 में पूरा P&L में ट्रांसफर हो गया। लेकिन 15 मार्च को तो पार्टनर की डेथ ही हो गई थी। तो पार्टनर की डेथ हुई थी तो बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हुआ होगा, प्राप्त होने पर एंट्री करते हैं बैंक डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस। पार्टनर की डेथ हो गई तो बीमा कंपनी आपको पॉलिसी के बराबर राशि देती है। पॉलिसी कितने की थी हमारी 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए बीमा कंपनी आपको दे देगी और ये 6 लाख रुपए जब देगी आपको तो फिर 6 लाख रुपए का भुगतान हमें बीमा कंपनी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कब हो रहा है? जब आपके पार्टनर की डेथ हो रही है। कितनी तारीख को डेथ हो रही है? 15 मार्च 2020 को डेथ हो रही है। तो 15 मार्च 2020 को हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। 6 लाख का टोटल शेष 6 लाख बचेगा। उस 6 लाख को तीनों पार्टनर लाभांश अनुपात में बांट देंगे 5/10, 3/10 और 2/10 में। पूरे 6 लाख रुपए को अपन ने क्या कर दिया? बांट दिया तीनों पार्टनर्स को। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा था तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू XYZ, तीनों पार्टनर्स उसको क्या कर देंगे? हमारे बांट लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि हम प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं, खर्चा पूरा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। उस केस में हमें समर्पण मूल्य की जरूरत नहीं है। सेकंड केस लेते हैं जब हम प्रीमियम को क्या मान देते? प्रीमियम को क्या मान देते अपन? विनियोग। अब अगर विनियोग मान रहे हैं तो समर्पण मूल्य की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हमारे पास विनियोग मान रहे हैं तब क्या करना है? जरा देखो, विनियोग मानेंगे तो पहले साल का समर्पण मूल्य 0, दूसरे साल का समर्पण मूल्य 10,800, तीसरे साल का 24,000। तो हमारे पास समर्पण मूल्य जैसे जैसे प्रीमियम चुकाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो जरा देखो बुक्स में कैसे मान रहे हैं अपन। सेकंड पॉइंट सोल्व कर रहे हैं अपन ये कि हमारे पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की प्रीमियम चुका रहे हैं पहले साल चुकाने के ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000 रुपए की क्या चुकाई है? ये अपन ने प्रीमियम का भुगतान किया है। ठीक है, पहले साल का समर्पण मूल्य, यह समर्पण मूल्य हमें यहाँ लिखना होता है बाय बैलेंस CD, लेकिन हम पहले साल का क्यों नहीं लिख रहे बैलेंस CD में? क्योंकि पहले साल का वैल्यू क्या बताया था उसने? 0 बताया था, इसलिए नहीं लिखा हमारे सवाल में। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो बैलेंस CD के नाम से लिख सकते हो। बैलेंस CD में कौन सी वैल्यू आएगी? आपकी सरेंडर वैल्यू आएगी। लेकिन पहले साल की वैल्यू क्या थी? 0। तो 36,000 रुपए प्रीमियम चुका रहे हो, पूरे 36,000 रुपए ही आपके प्रॉफिट एंड हानि है आपकी, क्योंकि समर्पण मूल्य कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। तो पूरी की पूरी हानि किस में ट्रांसफर कर दी? अपन ने P&L में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये बैलेंस CD ओपनिंग होता है, लेकिन यहाँ पहले साल का 0 है तो ओपनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपके पास दूसरे साल की भी प्रीमियम चुकाओगे 36,000 रुपए की, और चुकाने की एंट्री ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डेबिट टू बैंक। दूसरे साल का सरेंडर वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है और उस सरेंडर वैल्यू को हम कहाँ लिख रहे हैं? बैलेंस CD में। तो समर्पण मूल्य आपको यहाँ लिखना है बैलेंस CD में। कितने रुपए लिख रहे हैं अपन? 10,800 रुपए। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा है। ये दूसरे साल का समर्पण मूल्य ये रहा आपका। तो ये 10,800 रुपए लिखोगे आप, और ये समर्पण मूल्य लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर से, यानी इधर का टोटल 36,000,
36,000 में से 10,800 घटाए, शेष जो बच रहा है वो शेष कितना बच रहा है आपका 25,200 रुपए। तो ये 25,200 रुपए जो शेष बच रहा है आपका, ये शेष कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ये शेष या जो बच रहा है ये हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है, हानि को बता रहा है, और हानि अपन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपको बैलेंस फिगर से अमाउंट निकालनी पड़ेगी। थर्ड साल आते हैं अपन, ये वाला जो बैलेंस है ये अगले साल क्या हो गया फिर आपका ओपनिंग हो गया सर, ओपनिंग हो गया, क्योंकि बैलेंस बीडी जो सीडी जो होता है क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले साल क्या बन जाते हैं आपके ब्रॉट डाउन बीडी बैलेंस बन जाते हैं। अब वापस से हम प्रीमियम चुका रहे हैं, प्रीमियम चुका रहे हैं तो फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू बैंक, प्रीमियम हर साल चुकाएंगे जब तक पॉलिसी बननी होगी। तो आपके पास प्रीमियम चुका दी, अब तीसरे साल की सरेंडर वैल्यू आपको समर्पण मूल्य दे रखा है 24,000 रुपए, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम हमारी मर्जी से नहीं लिख रहे। सरेंडर वैल्यू कितनी थी हमारे पास 24,000 रुपए 2019 की, तो तीसरे साल की सरेंडर वैल्यू 24,000 रुपए दे रखी है, 24,000 लिख दिया। 24,000 लिखने के बाद इधर का टोटल आ रहा है 46,800, 46,800 में से हम 24,000 घटाएंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर से हानि बच रही है, लॉस बच रहा है, उस हानि को कौन से अकाउंट में डाल देंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी 22,800 रुपए की हानि की। फिर ये बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बन जाएगा 24,000 रुपए, तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस 24,000 रुपए। फिर अगले साल आपने प्रीमियम चुकाई, ठीक है, प्रीमियम चुकाने के बाद आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी बच रही है आपके पास 43,200 रुपए बच रही है। ये सवाल में दे रखा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है कि कहां से आ रही वैल्यू, ये आपके पास 43,200, तो आपके पास सरेंडर वैल्यू 43,200 लिखोगे, यहाँ पे सरेंडर वैल्यू लिखने के बाद आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा लॉस, और लॉस किस में चल जाएगा आपका P&L में, ठीक है। ये बैलेंस सीडी जो समर्पण मूल्य है ये डेबिट बैलेंस बता रहा है, इसलिए ये चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। तो यानी ये इसको हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब इस तारीख को आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, ये आपका एसेट साइड में आएगा आपका। ये बैलेंस अगले साल ओपनिंग हो गया। इस साल पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ होते ही आपके पास बीमा कंपनी से हमें कितने रुपए प्राप्त हो गए 6 लाख रुपए प्राप्त हो गए। बैंक टू लाइफ पॉलिसी 6 लाख रुपए पॉलिसी प्राप्त होने के बाद पहले आप 43,200 रुपए 6 लाख में से घटाओगे, घटाने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कितना बचेगा आपका 5,56,800, और ये 5,56,800 रुपए का जो बैलेंस बचेगा ये 5/10, 3/10 और 2/10 में तीनों पार्टनर्स क्या कर देंगे बांट लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास प्रीमियम का पैसा मिला, पॉलिसी का पैसा मिला हमें, उसमें से हमने 43,200 रुपए का सरेंडर वैल्यू घटाया, और फिर जो शेष राशि बच रही है यहाँ पे वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास कि अगर हम प्रीमियम को, तीसरा क्वेश्चन चालू हो रहा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या चालू हो रहा है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि प्रीमियम जो है हमारे पास वो प्रीमियम यहाँ पे 2021 कर लेते हैं, प्रीमियम जो है हमारे पास वो आपका विनियोग तो है, लेकिन साथ में आपने क्या बना दिया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी संचय खाता भी बना दिया। अभी 2 मिनट पहले अपन ने एंट्री पढ़ी थी संचय बनाएंगे अपन, लेकिन संचय अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन से। संचय अकाउंट बनेगा, उसमें अमाउंट कितनी आएगी, सवाल में तो अमाउंट दे नहीं रखी, तो जितनी प्रीमियम चुका रहे हो उतनी अमाउंट से ही क्या होगा आपका संचय अकाउंट भी ट्रांसफर बनेगा आपका। और ये संचय अकाउंट क्यों बना रहे हैं कि जो हानि होने वाली है समर्पण मूल्य से अतिरिक्त, उस हानि को अपन कौन से अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, संचय अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, अप्लिकेट करेंगे। जरा देखो कैसे एंट्री करने वाले हैं अपन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ये हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहा है अपन कि हमने संपत्ति के साथ साथ उसको संचय खाता भी बनाया है। तो जरा देखो प्रीमियम चुकाने की गारंटी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू बैंक, आपको ये ध्यान रखना है, देखो सीक्वेंस याद रखना, पहले अपन प्रीमियम चुकाएंगे, प्रीमियम चुकाने की एंट्री करने के बाद हम पहले रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, और रिजर्व अकाउंट P&L से बनेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सेकंड नंबर की एंट्री होगी। फिर थर्ड नंबर पे देखेंगे कि कितनी हानि हुई, वो हानि रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, लाइन वाइज लाइन चलना है हमें। तो पहली एंट्री हमारी पास प्रीमियम चुकाने की, ये कर दी हमने, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब P&L एप्रोप्रिएशन से रिजर्व बनाएंगे, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट जो बनाओगे आप, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं,
इसमें आपके पास आएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और प्रीमियम अमाउंट कितनी चुकाएंगे अपन 36,000 रुपये, तो 36,000 से करेंगे। तो पहले आपको ये करना है, प्रीमियम चुकाना है, दूसरा रिजर्व तैयार करना है। अब हमारे पास हानि कितने की हुई वो निकालनी है। तो हानि निकालने के लिए हम यहाँ पे समर्पण मूल्य लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी में, और पहले साल का समर्पण मूल्य याद हो गया होगा आपको, 0 दे रखा था। पहले साल का समर्पण मूल्य कितना था आपका 0, तो 36,000 रुपये था, समर्पण मूल्य 0 दे रखा है, तो पूरी की पूरी हानि हो गई हमारी। तो और वो हानि कौन से अकाउंट में डाल दी अपन ने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दी अपन ने। तो पहले P&L में ट्रांसफर करी थी, जब आपके पास रिजर्व अकाउंट होगा तो हानि रिजर्व में ट्रांसफर होगी। तो रिजर्व अकाउंट में आपके पास नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी ये वाली, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में 36,000 रुपये का हानि ट्रांसफर कर दिया। तो आपका दोनों साइड बैलेंस बराबर आ गया, क्योंकि आपके पास पूरी हानि हो गई जितनी प्रीमियम हुई थी। अब आते हैं दूसरे साल, फिर प्रीमियम चुकाई अपन ने। प्रीमियम की अमाउंट आपके पास पहले साल, दूसरे साल पहली एंट्री, दूसरे साल दूसरी एंट्री क्या होगी आपके पास कि आपने जो प्रीमियम चुकाई है उतनी अमाउंट से रिजर्व तैयार करोगे आप। और रिजर्व कौन से अकाउंट से तैयार करते हैं अपन, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए रिजर्व तैयार कर रहे हैं, उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, और रिजर्व अकाउंट में क्या लिख रहे हैं अपन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। कितने अमाउंट का लिख रहे हैं सर, 36,000, क्योंकि जितनी प्रीमियम चुकाएंगे उतना रिजर्व तैयार होगा। थर्ड एंट्री करने से पहले अपन लिखेंगे कि समर्पण मूल्य कितना था हमारा। बैलेंस सीडी में कौन सा मूल्य लिखने वाले हैं अपन, समर्पण मूल्य लिखने वाले हैं, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो समर्पण मूल्य आपके पास सवाल में दे देगा 10,800, इधर का टोटल 36,000, 36,000 के बाद 10,000 का लॉस, 800 घटाने के बाद लॉस कितने का बता रहे हैं अपन, 25,200 का। ये हानि आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में जाएगी। तो अब तीसरे नंबर की एंट्री होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइन वाइज एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सी, सेकंड नंबर पे कौन सी, थर्ड नंबर पे एंट्री हर साल होगी जितने साल आप प्रीमियम चुका रहे हो, जब तक पार्टनर की डेथ नहीं होगी। ये समर्पण मूल्य आ गया, पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा आपके पास। ये रिजर्व अकाउंट में देखो आपके पास समर्पण, हमारे पास ये तो प्रीमियम अकाउंट है, सॉरी, ये रिजर्व अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में 25,200 की हानि लिख दी, इधर का टोटल लगाया, फिर अपन ने ये बैलेंसिंग फिगर से, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं। पहले ये एंट्री थर्ड नंबर की एंट्री की पोस्टिंग करी है अपन ने यहाँ पे, और ये बैलेंसिंग फिगर से 10,800 आ गया। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, और अगले साल क्या हो जाएगा, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट की बात करें अपन, तो रिजर्व में ये कर रहे हैं, और समर्पण मूल्य का डेबिट बैलेंस है, ये संपत्ति पक्ष में चल जाएगा, और ये अगले साल ओपनिंग हो जाएगा। फिर अगले साल प्रीमियम चुकाओ, ठीक है, प्रीमियम चुका दिया अपन ने। अगले साल का आपके पास बैलेंस सरेंडर वैल्यू में लिख ही रहे हैं अपन। सरेंडर वैल्यू में बैलेंस लिखने के बाद जो बैलेंस हानि बच रही है वो कौन से अकाउंट में चल जाएगी, आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में चल जाएगी आपके पास। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में आएंगे अपन, रिजर्व अकाउंट बनाएंगे अपन, तो रिजर्व अकाउंट में आपके पास फिर हानि अपन ने अगले साल भी रिजर्व अकाउंट तैयार किया, जो हानि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से आ रही है वो ट्रांसफर कर दी, और बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास बैलेंस सीडी बच जाएगा, जो आपके पास अगले साल क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लायबिलिटी साइड में आएगा आपके पास, और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का डेबिट बैलेंस रहेगा, ये संपत्ति पक्ष में आएगा, डेबिट में ओपनिंग करेंगे अपन। तो रिजर्व और आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों अकाउंट का ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट दोनों की सेम चल रही है, क्योंकि जितना प्रीमियम चुका रहे हैं लॉस भी उतना ही आ रहा है आपके पास, दोनों में सेम चल रहा है। फिर अगले साल प्रीमियम चुकाई, सरेंडर वैल्यू आपने बैलेंस सीडी में लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर से आपके हानि आ गई। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी अपन यही करने वाले हैं कि अगले साल फिर P&L एप्रोप्रिएशन से रिजर्व तैयार किया, हानि आ गई हमारे पास, जितनी भी हानि आनी थी वो राइट ऑफ करी, और ये बैलेंसिंग फिगर से आपका बैलेंस ओपनिंग हो गया, ये बैलेंस ओपनिंग हो गया। अब लास्ट ईयर में पार्टनर की डेथ हो गई थी, पार्टनर की डेथ होते वक्त हमने बात कही थी कि सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को बंद करेंगे, और ये बंद करके कौन से अकाउंट में चल जाएगा, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। यानी ये पहले बंद हो रहा है, और बंद करने के लिए यानी क्लोज करने के लिए ये अकाउंट आपका वहां पे ट्रांसफर हो रहा है आपका। तो क्या एंट्री कर रहे हैं अपन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 43,200 से आपके पास जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बंद खोल लगा था वो क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अपने पास रिजर्व अकाउंट आ गया। इसके अलावा जिस पार्टनर की डेथ हुई थी
बीमा कंपनी से हमें वो पैसा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो पॉलिसी का अमाउंट कितना था हमारे पास, 6 लाख रुपए। ये सवाल में दे रखा है, बार बार सवाल पढ़ना पड़ेगा, देखो याद होना चाहिए सवाल में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो हमें पॉलिसी की जो अमाउंट दे रखी है वो बता रखी है कि पॉलिसी अमाउंट आपके पास पूरे कितने की थी, 6 लाख की। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 6 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। अब आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल 4,43,200 और 43,200 का समर्पण मूल्य जो पिछले साल का था वो इस साल क्या हो गया आपका, ओपनिंग हो गया। फिर आपका जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस 6 लाख रुपए बच रहा है और वो 6 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स बांट रहे हैं 5, 3 और 2 में, 5/10, 3/10 और 2/10 में पूरे 6 लाख रुपए क्या कर देंगे अपन, बांट देंगे। तो इस तरह से आपके पास तीसरी कंडीशन यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी को संपत्ति मान रहे हैं और साथ में रिजर्व खाता बना रहे हैं, उसमें हमें इस तरह से अकाउंट बनाने हैं। जनरल एंट्री पूछे तो जनरल एंट्री बना सकते हैं। पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, समस्त साझेदार जो हैं उन सबके जीवन की पृथक पृथक पॉलिसी ले रखी है। यानी इसको समझने के लिए बोल देता हूं मैं आपको, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर। ए पार्टनर की पॉलिसी अमाउंट हम मान लेते हैं कि 8 लाख का बीमा करवा लिया, बी का 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है और सी का 6 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो तीनों पार्टनर का इंश्योरेंस अलग अलग ले रखा है। मैंने आपको बताया था जीवन अनमोल है और अनमोल का कोई मूल्य नहीं होता। तो जो आप मापना चाहो, 5 लाख माप सकते हो तो 5 लाख का मूल्य पॉलिसी कर देगी बीमा कंपनी। 10 लाख रुपए आप मानते हो कि मेरा जीवन का मूल्य है या मैं 10 लाख के प्रीमियम चुका सकता हूं तो 10 लाख का इंश्योरेंस कर देगी। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पॉलिसी की अमाउंट क्या रहेगी आपकी, वो आपके ऊपर है, या फर्म करवा रही है यहाँ पे तो फर्म के ऊपर है कि पॉलिसी का अमाउंट क्या होगा आपका। तो जितने पार्टनर हैं उनकी पॉलिसी अलग अलग ले रखी है। तो पॉलिसी अलग अलग लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम तो चुकानी है, प्रीमियम भी फर्म चुकाएगी। कौन चुकाएगा, फर्म चुकाएगी। अब अगर फर्म प्रीमियम चुकाएगी तो जनरली हम यहाँ खर्चा ही मानते हैं कि अगर पॉलिसी अलग अलग ले रखी है और प्रीमियम चुकाना है तो प्रीमियम को खर्चा मान रहे हैं, व्यापारिक व्यय मान रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था अपने, व्यापारिक व्यय मानेंगे तो जो भी व्यापारिक व्यय का मतलब प्रीमियम का खर्चा हो रहा है वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट में क्या हो जाता है आपका, ट्रांसफर हो जाता है। तो जरा देखो आपके पास लिखा हुआ है क्लियरली, साझेदारी फर्म द्वारा अपने साझेदारों को जीवन का सामूहिक पॉलिसी न लेकर उनके स्थान पे हम अलग अलग पॉलिसी भी ले जा सकती है, जो अपन बात कर रहे हैं। और प्रत्येक साझेदार की जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान जो होगा वो कौन करेगा, फर्म द्वारा ही किया जाएगा। अब आपके पास जब पॉलिसी का प्रीमियम फर्म चुकाएगी तो फर्म खर्चा है और खर्चा P&L में डाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आती है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हमें सबका पैसा थोड़ी देंगे। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का बीमा कंपनी से पैसा क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ए पार्टनर की डेथ हुई है तो बीमा कंपनी हमें जो देगी वो ए पार्टनर की पॉलिसी का अमाउंट देगी, यानी 8 लाख रुपए देगी। ठीक है, तो 8 लाख रुपए जो मिलेंगे वो 8 लाख रुपए ही पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। साथ में हमारे पास एक कंडीशन और आएगी कि जो बाकी पार्टनर हैं, भाई इसकी पॉलिसी इनको बांट रहे हो, ठीक है बांट रहे हैं भाई, तो फिर इनकी पॉलिसी भी तो इसको बटनी चाहिए ना। तो फिर इनकी पॉलिसी, लेकिन ये तो मैच्योरिटी नहीं हुई, इनकी तो डेथ ही नहीं, तो पॉलिसी का पैसा में क्या मिलेगा। तो इनका कौन सा मूल्य बांटेंगे अपन, समर्पण मूल्य बांटेंगे। कौन सा मूल्य बांटोगे आप, समर्पण मूल्य, यानी हमें बी और सी का समर्पण मूल्य देगा जिसे हम ऑल सारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो देखो लिखा हुआ है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में केवल मृत साझेदार की पॉलिसी का भुगतान ही बीमा कंपनी से क्या होता है, हमें प्राप्त तो होता है। सबका पैसा प्राप्त नहीं होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का पैसा क्या होगा, आपको प्राप्त होगा। इस स्थिति में जो शेष साझेदार हैं उनकी पॉलिसी यथावत चलती रहेगी, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार को देय राशि की गणना करते समय शेष साझेदार जो बचे हुए हैं उनकी पॉलिसी के समर्पण मूल्य को क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसकी पॉलिसी तो सारे पार्टनर बांट रहे हैं क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई, तो बीमा कंपनी हमें पूरा पॉलिसी का पैसा क्या होगा, दे देगी। तो 8 लाख रुपए देगी और 8 लाख रुपए सारे पार्टनर को बांट देंगे। लेकिन इन दोनों की पार्टनर्स की तो मैच्योर हुई नहीं क्योंकि डेथ ही नहीं हुई, तो फिर इनका क्या करेंगे, तो इनका हम ये करेंगे कि ये जो 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए इनका समर्पण मूल्य, जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन इनका सरेंडर वैल्यू क्या है, उस सरेंडर वैल्यू का क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। जिसकी क्या प्रविष्टि कर सकते हैं अपन, वो देख लेते हैं अपन। तो क्या क्लियर लिखा हुआ है, एंटी से अलावा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार स्वयं जीवन पर ली गई पॉलिसी का अनुपातिक भाग क्या कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे। साथ साथ फर्म द्वारा
अन्य साझेदारों के जीवन पर ली गई पॉलिसी के समर्पण मूल्य को अनुपातिक हिस्से में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। एनटी वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, पॉलिसी का पैसा प्राप्त होगा आपको बैंक टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, वही एनटी हो जाएगी आपकी, जो अभी हाल थोड़ी देर पढ़ी थी हमने। और उस पॉलिसी को ऑल पार्टनर बांट रहे हैं, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, वो एनटी कर देंगे अपन। तो एनटी में कोई चेंजेस नहीं है, एनटी जो है वो कि वही रहेगी आपके पास।